नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नगर निगम की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, भाजपाई कांग्रेसी आपस में भिड़े। रीवा के मनगामा में फिर हुआ बस हादसा। बनारस से तीर्थयात्रियों को बेंगलोर लेकर लौट रही थी बस। नवविवाहिता दूल्हा दुल्हन की गाड़ी में की गई तोड़फोड़। बदमाशों ने मारपीट कर दिया लूट की घटना को अंजाम। और समान थाना अंतर्गत चाकूबाजी की घटना में एक युवक घायल। खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नेशनल हाईवे सड़क रीवा मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर ग्राम घूमा में बारातियों के साथ दिन दहाड़े मारपीट और लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम। 27 फरवरी को ग्राम नौवा निवासी उर्मिला प्रसाद केवट पुत्र कौशल केवट की पुत्री गायत्री केवट की शादी रवि कुमार माझी निवासी पनासी थाना त्योथर के साथ हुई थी। बारातियों की विदाई हुई, जहां नवविवाहिता दुल्हन की विदाई करवाकर जा रहे बारातियों के साथ नेशनल हाईवे सड़क ग्राम घूमा में लगभग 2 दर्जन बदमाशों ने धावा बोलते हुए बारातियों से मारपीट की और वर वधू को ले जा रही कार में तोड़ फोड़ किया और लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया और वाहन में तोड़फोड़ की। पीड़ितों द्वारा बताया गया कि लुटेरों ने 25,000 नकदी और सोने की चैन लूट ली है और साथ ही बारातियों के साथ जमकर मारपीट की है। लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि बीती रात बारातियों से डीजे वालों का विवाद हुआ था, लेकिन इस तरह से मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम किसने दिया है, ये पुलिस की जांच के विवेचना के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल घटना की सूचना गढ़ थाने में दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर। आपका नाम क्या है? रवि कुमार माझी। कहाँ आप गए थे बारात लेके? नवा गांव। आज ये घटना कहाँ पर हुई है आपके साथ? ये बस स्टॉप घूमा के पास हुआ है। जी। आपके पिता का नाम क्या है? श्री प्रेमलाल माझी। आप कहाँ जा रहे थे? जी पनासी गांव। पनासी गांव। कितने बजे ये घटना घटी? लगभग 12-24 ऐसे रहा होगा, 12 साढ़े 12। कितने लोग थे हमलावर? हमलावर लगभग 15 से ऊपर थे। क्या कुछ विवाद किए? विवाद पे तो हमको नहीं जानकारी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ऐसे ही रोड ब्लॉक किया और हो गया। पहले पत्थर फेंके हैं, फिर हमारे साथी के साथ मारपीट किए, हो गया और पूरी कांच फोड़ दिए चारों तरफ की। कुछ लूटपाट भी किए हैं? लूटपाट मेरी चैन थी, हाँ। तो ऐसे झपटे मारे और नोटिस नहीं कर पाया कब मेरी चैन निकाल के चले गए। चैन ले गए? जी। और कुछ ले गए? जब मेरा तो ऐसे कुछ नहीं। और कुछ कह रहे थे? जी अभी तो फिलहाल और कुछ नहीं कह रहे थे। जी। आपका नाम क्या है? उर्मिलेश प्रसाद केवट। पिता? श्री कौशल प्रसाद केवट। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम नौवा। आइए, कैसे घटना घटी? ये कौन है जिनकी बारात जा रही थी आपके? ये हमारे दामाद, हमारी बच्ची है। हाँ। हमारे यहाँ बारात गए थे। जी। कब गए थे, किस दिनांक को? 27 को गए। हाँ। आज विदाई हुई? आज विदाई 28 को। हाँ। ये मारपीट लूट की घटना जो हुई है, तो सूचना कैसे मिली आपको? सूचना मेरी बच्ची ने फोन से मुझको बताया। क्या किसी से आपका कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं। कोई विवाद नहीं था। क्या हमलावरों को कुछ जानकारी ये बताए हैं कैसे क्या है? नहीं, हमको ये नहीं बताई। लोग इनको भी पता भी नहीं है कौन हमलावर है। क्या कोई मोटरसाइकिल या कुछ अन्य वाहन नंबर ध्यान दिए हैं, नोट किए? भैया आपका नाम क्या है? मैं आशीष माझी। पिता? पिता श्री समय लाल माझी। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम पोस्ट चंद्रपुर। ये जो बारात जा रही थी, ये कौन है आपके? ये बारात हमारे साले साहब की शादी हो रही है। साले की है। आप जो ये हमला हो रहा था, लूट हो रही थी, जी। तो आपने किसी को पहचाना भी है? जी पहचाना मैंने। किसको पहचाने हैं वहाँ पे एक्चुअली क्या था, डीजे मालिक था और कल डीजे रात में जब उठा तो वो आपस में किससे विवाद किए, क्या किया, हमसे मतलब नहीं था। और उसके बाद वो हमें ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे लूट पाट करेंगे, कुछ भी करेंगे। हम तो आराम से आ ही रहे थे। तो यहाँ रोड पे गाड़ियाँ लगा दिए बहुत सारी और पत्थर हाथ में ले लिए और डंडा ले लिया। ये तो प्रूफ हर जगह फैला ही हुआ है। हाँ। तो सीधा गाड़ी पे ही, धीमी हुई गाड़ी के पत्थर पटक दिए आगे पहले ही, और उसी साइड में मैं बैठा था, को ड्राइवर साइड में। तो उसके बाद वो डायरेक्ट आया है कि तो मास्टर जो ड्राइवर था उस साइड का कांच तोड़ा और चाबी, गाड़ी बंद करके चाबी ले लिया। उसके बाद लॉक खोल दिया तो पूरा लूट पाट, मतलब 20 लड़के थे करीब, वो पूरा लूट पाट करने लगे। लूट पाट में क्या क्या किए हैं? लूट पाट में गले का चैन ले गए और 25,000 पैसा था डेस्क बोर्ड में, वो ले गए। वो ले गए। अच्छा। ये गाड़ी यही तोड़े हैं? गाड़ी यही सामने है, प्रूफ है। ये हाईवे में तोड़े थे, ये साइड नहीं, वो तो ले लिया हूँ एक बार।
ये तुमको देखेंगे, बस इतना ही हुआ था वहाँ पे, बाकी बहुत काम आ रहा भैया क्या आप किसी को चीन्हे भी हैं? इतनी स्पीड से गाड़ी ओड़ी नंबर उम्बर नहीं, ये सब यही डंडा से मारपीट किए हैं? पत्थर सामने पड़े हैं। और डंडे कहाँ हैं? देखिए इन डंडों के साथ है, इन बेचारों के साथ मारपीट की गई है। और ये पत्थर पड़े हैं, ये पत्थर सारे पत्थरों से हमला हुआ है। और वहाँ से पत्थर और गाड़ियों के कांच तोड़े हैं। पूरी से इनका विवाद हुआ था, बारातियों को और डीजे वालों का। फिर कल समझौता हो गया था, आज पुनः इनने उस गाड़ी में पत्थर वगैरह मार दिए, जिसका अपराध पंजीयन करके विवेचना की जा रही है। दूल्हे ने लूट का भी आरोप लगाया चैन। ये सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। एफआईआर में उसने अभी ऐसा नहीं बताया। कहाँ पास घटना चले? ये गढ़ थाना है, उसके कटरा। अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस जुटी है उनकी तलाश में। कितने लोग को लगाया गया? 3-4 लोगों के बारे में भी उन लोगों ने नाम बताया है। बाकी के संबंध में और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पथराव के दौरान कुछ लोग घायल भी हैं। घायल भी है, उनको अस्पताल तत्काल भेजा गया। रीवा के मनगामा में एक बार फिर बस दुर्घटना में दर्जन भर से अधिक तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 9 लोगों को गंभीर चोट आने की वजह से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में वाहन चालक राजेश ने बताया कि वो तीर्थयात्रियों को लेकर बेंगलुरु से बनारस आया हुआ था। तीर्थ यात्रा करने के बाद बस वापस जा रही थी। मनगामा के समीप कई ट्रक आगे जा रहे थे, तभी ट्रक चालक ने ब्रेक मार दिया, जिसे बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस दुर्घटना में दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें सुधा, नवीन, लक्ष्मी देवी, अन्ना, यप्पा, लायुट श्रीनिवासन व जयलक्ष्मी, अनसुईया, मंगुनाथ, जयम्मा, मुन्नी, लक्ष्मी अम्मा को गंभीर चोट आने की वजह से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि दूसरे प्रांत के होने की वजह से भाषा के संबंध में भी दिक्कतें आई हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है। वहीं तीर्थयात्रियों के लिए दूसरी बस की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। और इसलिए मैं रास्ते में सीधा आ गए और लारी से पीछे मैं आ रहा हूँ, वो लेफ्ट साइड में, और एक ट्रक में मैं आ रहा हूँ लेफ्ट साइड, और दूसरा ट्रक है ना, ट्रक में एक 10 व्हील ट्रक को वो खराब है तो खड़ा कर दिया। ट्रक को स्टॉप कर दिया मैं, और ट्रक को पीछे से ट्रक वाला इनके ठोकर मारा। ये कहाँ घटना हुई है सर? मारनी। कितने लोग थे? 49 आदमी है बस में। 49 सर। कृष्णमूर्ति। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? वाराणसी से बेंगलुरु जाता है, कर्नाटका। इधर से वाराणसी देखने के लिए आया, और देखने के लिए मंदिर पूरा टूरिज्म करने, बाद में फिर बेंगलुरु जाए। बेंगलोर की ये एक यात्री बस थी, जिसमें तीर्थयात्री बनारस दर्शन को गए थे, लौट रहे थे तो मनगामा के पास इनकी टक्कर हो गई है एक ट्रक से। अच्छी बात यह है कि कोई भी ज़्यादा गंभीर घायल नहीं है, तो जो 10-11 लोग थोड़े घायल हैं उनको यहाँ लाया गया है और उनका उपचार कर दिया गया है। हम लोग दूसरी बस की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो तीर्थयात्री हैं इनको वापस अपने घर पहुँचाया जा सके। एक दो लोग हैं, अगर उनको आवश्यकता होगी तो वो यहाँ ट्रीटमेंट के लिए रुकेंगे और पीछे से हम उनको भेजने की व्यवस्था करेंगे। नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, खूब हुई गाली गलौज, सूत्रों की माने तो लात घूसे भी चले हैं। नगर निगम परिषद की बैठक में उस समय हंगामा हो गया जब 5 नंबर पर चर्चा हो रही थी, जिसमें महापौर कप को लेकर चर्चा हुई, जिस पर वार्ड 10 के पार्षद धीरेन्द्र पटेल भड़क गए और अपशब्द कहने लगे। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा पार्षद आपस में एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी करने लगे और काफी हंगामा हुआ। मीडिया कर्मियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कमरे में कैद किया है। बाद में हमने नगर परिषद अध्यक्ष, महापौर और नेता प्रतिपक्ष से बात की, जिसमें उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे हैं। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला।
बैठक चल रही थी, जोरदार हंगामा हुआ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पार्षद आपस में भिड़ गए। ये स्थिति क्यों निर्मित हुई? किन एजेंडों पे बात होनी थी और ये विवाद की स्थिति इतने बड़े स्तर पर क्यों शुरू हुई? सभी एजेंडों में अच्छी बातें चल रही थी। उसके बाद एक एजेंडा क्रमांक मेरे ख्याल से शायद 5 था, उस पर प्रतियोगिता वॉलीबॉल कबड्डी उस पर चर्चाएँ चल रही थी आपस में। पर MIC के 2 सदस्य धनेन्द्र सिंह और स्वतंत्र शर्मा आकर के जो दूसरे दल के ये पार्षद बैठे थे, यहाँ वीरेंद्र सिंह वगैरह, दीनानाथ वर्मा, ये सब, इसे जाके झड़प करने लगे। ये परिपाटी गलत है। परिषद के अंदर जो भी बातें करना है अध्यक्ष को इंगित करके करनी चाहिए। क्या निर्णय लेना है वो तो सबके बहुमत के आधार पे होता है, पर किसी के मुंह को नहीं रोका जा सकता है। अगर वो बोल रहे थे तो डेस्क पे जाकर के उन्होंने अमर्यादित कार्य किया है। अगर दोबारा ऐसी कोई अमर्यादित चीज़ होगी तो मैं तो प्रशासन को और प्रशासन को इनके खिलाफ जो भी होगा मैं कार्रवाई कराऊंगा। परिषद के अंदर चूतिया और अनपढ़ बोलना जरूर मतलब क्या जायज? बिल्कुल जायज नहीं। कोई भी ऐसे शब्द जो कि मर्यादा के खिलाफ हों वो नहीं बोलने चाहिए। आप बार मना कर रहे थे, महापौर की भी एक गरिमा है, जब वो बोल रहे थे तो उतनी समय उठकर विपक्ष वाले भी बोल रहे थे, तो क्या ये सही था? उनको भी मैंने टोका है, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो महापौर जी को भी इस चीज़ का ध्यान देना था और MIC सदस्यों को कि अपने डेस्क से उठ के विपक्षी पार्षद उनके पार्षदों के पास नहीं जाना चाहिए था। ये भी गलत है। ये कोई ऐसा बताया जा रहा है कोई नाम को लेके विवाद है, महापौर कप को लेके? महापौर कप का तो नाम नहीं आया। आप भी लोग भी बैठे थे वहाँ पे। परिषद में हर बिंदु पे कहाँ पे खेल हो कहाँ पे ना हो, कोई बता रहा था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा तो वहाँ पे खेल हुआ जाया करेगा, निगम का 10 लाख रुपया क्यों कराते कोई कहीं। वो तो महापौर जी जैसे ही खड़े हुए उन्होंने खुद अपना वक्तव्य दिया कि मैं जानता हूँ आशा क्या महापौर कब लिखा है। बीजेपी के किसी भी जो भी पार्षद थे वो उन लोगों ने कहीं भी महापौर कप का नाम नहीं लिया था। ये तो महापौर जी ने महापौर कप का नाम खुद अपने मुंह से लिया कि इनको पीड़ा है महापौर कप के नाम से। पर किसी भी पार्षद ने जब तक मैं बैठा था महापौर कप का नाम नहीं लिया, स्थान की बातें करते रहे। चल रही थी और पहले एजेंडे से लेकर चौथे एजेंडे तक अध्यक्ष जी बढ़िया से परिषद की बैठक का संचालन भी कर रहे थे। 5वां एजेंडा जो आया वो महापौर कप का आया, जिसमें कि ऐसा प्रतीत हुआ कि ये महापौर कप के नाम से इनको दिक्कत हो गई। तो जब सारे लोग बोल लिए, ये नियम है कि जब सदन की बैठक चल रही है, जब सारे लोग बोल लेंगे तो उसका उत्तर देने के लिए सदन के नेता को खड़ा होना पड़ेगा। मैं महापौर हूँ तो मेरे को अपनी बातें तो करनी ही पड़ेंगी। तो जब मैं अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ, उसी समय वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद हैं वीरेंद्र पटेल, उन्होंने तुरंत टिप्पणी कही। मैंने उनको 2 बार 3 बार समझाया कि आप पहली मेरी बात सुनो, उसके बाद टिप्पणी करना शुरू करो। पर क्योंकि शुरू से वो आज वो और दीनानाथ वर्मा दोनों जन इस मूड में थे कि परिषद की बैठक अच्छे ढंग से न चले और इससे निगम की बदनामी हो, तो शुरू से इस मुद्दे पे थे कि कोई न कोई ऐसी अप्रिय घटना हम करें। उनके द्वारा जब मैंने उनको बोला कि आप चुप होकर बैठ जाओ, तो उनके द्वारा असंसदीय शब्द का प्रयोग जब मेरे लिए करा गया तो मेरे साथियों ने उठ के, स्वाभाविक बात है, ये दिल्ली में हो रहा, भोपाल में हुआ, इंदौर में हुआ, तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, हमारे साथी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि 45 वार्डों में मैंने सबको काम दी, सबके साथ मिलकर काम किया। आज जो बाजार बैठ के टेम्पो टैक्सी का था, उसमें उन्होंने कहा कि समिति बना दी जाए। हमने कहा 45 वार्ड के पार्षद हमारे अंग है। मैं तो उस तरह का आदमी हूँ कि 45 वार्ड के पार्षदों को मैंने बोला कि जिसको जहाँ अवैध वसूली करते हुए मिल जाए मेरे को तुरंत बताइए, मैं उस पर कार्रवाई करने को तैयार हूँ। तो हम तो देखिए ऐसा है कि शहर को एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित शहर बनाने की पहल में लगे हुए हैं। उसके लिए हमने 45 करोड़ से ऊपर के टेंडर कराए वार्डों के। उन्होंने तुरंत आरोप लगाया कि आप घूमते हैं, आपने हमारे वार्ड में क्या देखा। हमने उसी समय बोला, आपने रिकॉर्डिंग किया होगा कि जोन प्रभारी बैठे हैं, आपको मालूम नहीं, जिस दिन निविदा लगेगी तब जानेंगे कि हमारे वार्ड का जो पानी भरा है उसकी निकासी की व्यवस्था हो गई, उसकी सड़क बन गई। तो जिनको काम नहीं करना है, सिर्फ फ्यूल की बातें करना है, एजेंडे को पढ़ना नहीं है। मैं आपको इस एजेंडे के बारे में भी बता देता हूँ कि वॉलीबॉल और कबड्डी की जो प्रतियोगिता होगी, जब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है तो बड़े मैदान जैसे अपना मार्तंड स्कूल हो गया या स्टेडियम हो गया, ऐसी जगह पे होती है, किसी छोटे से ग्राउंड में नहीं होती।
और जिस मंगल पांडे पार्क की ये बात कर रहे हैं, उस मंगल पांडे पार्क में रोज वॉलीबॉल का खेल होता है, मोहल्ले के लोग खेलते हैं। हमने वहां पर ये बोला कि मैं नगर निगम से ग्राउंड बनवा दूंगा आपके रोज की प्रैक्टिस के लिए, वहां कोई टूर्नामेंट नहीं होने आया। तो वो चूंकि उस वार्ड के पार्षद हैं, तो ये नहीं चाहते कि हमारे वार्ड का समुचित विकास हो, मंगल पांडे पार्क का डेवलपमेंट हो, वहां का जो पानी भरा उसकी निकासी हो। वो ये चाहते हैं कि मैं मीडिया में किसी भी तरह हाईलाइट रहा हूं, और उन्होंने वो कृत किया। दीनानाथ वर्मा ने कहा है कि महापौर पिछड़ा वर्ग के टारगेट हैं, वो पहले भी वीरेंद्र सिंह पर टिप्पणी कर चुके हैं और हर बार उनसे अमर्यादित भाषा में बात करते हैं। ये तो देखिए क्या है कि दीनानाथ वर्मा का ये आरोप लगाना लाजिमी है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं तो ये बोलेंगे मैं पिछड़ा वर्ग का विरोधी हूँ। तो नीतू पटेल हमारी MIC मेंबर क्यों है, तो सूफिया क्यों है, तो आरती बक्सरिया SC से है तो वो क्यों है, तो मुन्ना भाई हमारे क्यों हैं, तो नजमा क्यों है। भाई अगर मैं पिछड़ा वर्ग का विरोधी हूँ तो मेरे सब साथी भी तो पिछड़ा वर्ग के ही हैं। ये सब अध्यक्ष ने भी कहा है कि गलत तरीके से कांग्रेस के पार्षद वहां गए, अपनी डाइस छोड़ के गए, ये बिल्कुल गलत था जिस तरह की झड़प की स्थिति हुई। नहीं अध्यक्ष जी, देखिए गरिमामय पोस्ट में बैठे हैं, उनका समझाइश देना काम है, उन्होंने लगातार समझाइश दिया, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी भी बात इन लोग मानने के लिए आज इच्छुक नहीं थे। इन लोगों ने उनकी भी बातों को नहीं माना, जिसका ये परिणाम आज निकला कि आज 5वें एजेंडे पर बैठक को स्थगित करना पड़ा उन्हें। 2 तारीख को बैठक होगी, फिर से चालू होगा। माफी की मांग की धरने पे बैठे, कोई माफी गलती कोई नहीं, माफी ओफी कोई नहीं। ये तो सब ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए छोटी छोटी लोकप्रियताएं हैं कि माफी मांगे, ये करें, ऐसे रोज ये हादसे होते रहते हैं। बड़ी पहली बात मैं व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ, तो व्हाट्सएप में मैं देखिए क्या पेपर में भी आया था, पेपर में आया तो बता रहा हूँ, पेपर रोज पढ़ता हूँ, 6 पेपर रोज पढ़ता हूँ। आप बैठिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी पर एड्रेस कर रहा हूँ, आप बैठिए, आप मुझ पर जो आपने कहा कि मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ अपनी बात, आप सब कुछ देखती हैं, आपकी नजर चारों तरफ वर्दी में लगी रहे, एक वहाँ बोर्ड लगा रहे कि क्या रेट यहाँ वसूला जाता है। मनमानी सही करते हैं ठेकेदार, पर ये समान थाना अंतर्गत चाकूबाजी में घायल एक युवक लहूलुहान अवस्था में मिला है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस के द्वारा की जा रही प्राथमिक जांच के दौरान घायल युवक ने अपना नाम पप्पू पटेल निवासी रामपुर गुरगांव बताया है, जो तकरीबन 3 साल से रीवा में रहकर फुटपाथ में काम करता है। घायल युवक का कहना है कि कुछ लोगों ने मिलकर बीती रात उसके साथ मारपीट की और हमला किया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की माने तो उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया है, जिसके कारण उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। युवक को सुबह अचेत हालत में फ्लाईओवर के नीचे एक ठेले वाले ने लहूलुहान में देखा, जिसकी सूचना मिलने पर संबंधित थाने की मौके पर पुलिस पहुंची और वहां से घायल युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। समान थाने के सामने ये झरोका रेस्टोरेंट है समदड़िया को, उसके सामने क्या लोकेशन मिला था? लोकेशन हमको 108 से जानकारी मिली कि किसी व्यक्ति को मारपीट किए हैं, वो वहाँ पड़ा है। मौके पर गए, 108 आ गई थी,
उसमें उसको वो करके पहुंचवा दिया गया है हॉस्पिटल। और जो है तो हम लोग आए हैं हॉस्पिटल में, तो उसका नाम गांव एड्रेस मिल गया है, पूरी जानकारी उससे लेके। गंभीर चोट चेहरे में है। लड़का द्वारा, इसका नाम है पप्पू पटेल। ये रायपुर थाने के अंतर्गत गुरगांव गांव का बता रहा है। उम्र इसकी जो है तो 22 साल बताया है। क्या नाम है आपका? राजेश कुशवाहा, मैं डायल 100 का चालक हूँ। मोहनिया टनल हादसे में घायल बाकी के मरीजों को अब छुट्टी दे। 24 फरवरी की रात रीवा सीधी मार्ग पर हुए बस हादसे में आधा सैकड़ा से अधिक लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 को एयरलिफ्ट किया गया था। बाकी के मरीजों को छुट्टी दे दी गई थी। आज 17 मरीजों को छुट्टी दी गई है, जिन्हें प्रशासन द्वारा उनके घर पहुंचा दिया है। बाकी के लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है। मामले को लेकर हमने अस्पताल प्रबंधन से बात की। सर, टनल बस हादसे में जो घायल आए थे, कितने अभी बचे हैं, कितने डिस्चार्ज हुए हैं और कितने लोग रेफर किए गए हैं, एयरलिफ्ट किए गए? हमारे पास अभी आज 17 मरीजों को छुट्टी करके अभी तक हम भेज चुके हैं उनके घरों पे, और प्रशासन ने उनके घर पर भेजने की व्यवस्था कर दी थी। तो कुछ कल चले गए थे 2-3 लोग पेशेंट, और बाकी जो है अभी 15 पेशेंट आज गए बस के द्वारा। और एक मरीज़ ऐसा है, पहले 3 मरीज़ जो है यहाँ से एयरलिफ्ट होके गए थे मेदांता दिल्ली, और एक पेशेंट को आज एयरलिफ्ट होकर के जाना है, उसके लिए वो चला गया है, रेफर हो गया है यहाँ से। और बाकी के जो पेशेंट्स हैं वो बचे हुए हैं हमारे पास अभी। कितने पेशेंट होंगे सर? 47 मरीज थे। कैसी स्थिति है अभी उनकी? उनमें से बाकी सबकी स्थिति अभी सामान्य है, ऐसा कोई गंभीर नहीं है कि जिसकी वजह से किसी प्राणघातक हो या कुछ, उनका इलाज चल रहा है। बस की व्यवस्था कर रहे हैं कि अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाएं। तो जो ऐसे लोग होंगे जो कि प्रायोरिटी फूड से उस बस को जा सकते हैं, तो उसको भेज देंगे। और हमको लगता है कि रीवा जिले के जवा तहसील में भ्रष्टाचार को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समाज सेवियों ने भ्रष्टाचार को लेकर जवा तहसील में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। बताया गया है कि मनरेगा योजना अंतर्गत होने वाले कामों से मशीनों का उपयोग रोकने एवं मनरेगा में हुए जवा जनपद पंचायत के पंचायतों के वर्ष 2017 से 2023 तक की जांच कराए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बताया गया है कि मनरेगा योजना गांव गरीबों के कल्याण के लिए चलाई गई थी, परंतु पंचायतों में मजदूरों को काम देने के बजाय मशीनों से ज्यादातर काम करवाए जाते हैं और करवाए भी जा रहे हैं। मस्टर रोल में ऐसे मजदूर दर्ज पाए जाते हैं जो कभी अपने घर के काम नहीं किया करते और न ही दूसरों के खेत में काम करते हैं, लेकिन सब कुछ भर्रेशाही चल रही है। देखिए समाज सेवियों ने इस मामले को लेकर मीडिया से क्या बताया। योजना तरह जो भी काम पंचायतों में हो रहे हैं वो मशीन द्वारा कराए जा रहे हैं, न कि मजदूरों के द्वारा निकल उनको काम मिल रहा है। हमारा इस क्षेत्र का मजदूर पलायन कर रहा है, बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहा है, और उनके नाम का मस्टर रोल भर करके किसी न किसी सिस्टम बना करके पैसा निकाल कर खाने काम किया जा रहा है। तो मेरी मांग ये, हम लोग इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं, उनको काम दिया जाए। सरकार की योजना है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दिया जाएगा और वो उनका विकास होगा, लेकिन उनका विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। तो हमारी मांग है उनको मनरेगा के तहत काम दिया जाए। जो जेसीबी मशीन द्वारा काम कराए गए हैं, कराया भी जा रहा है, उसकी जाँच की जाए, ये हमारी मांग है। यहाँ जाँच करके, और इनके जो हमारा दलित शोषित समाज जो चाहे सामान्य वर्ग के आदमी क्यों जो मजदूरी करने योग्य है, जो करता है, उसको काम दिलाने काम किया जाए, मशीन द्वारा काम न कराया जाए। मांगे नहीं पूरी होगी तो ज्ञापन दे रहा हूँ। आज तहसील में तहसीलदार महोदय नहीं है, बाबू को हम लोग ज्ञापन दिए, इसके मांगे नहीं पूरी तो हम लोग अगला कदम अपना, हम लोग हमारी कमेटी बैठेगी, विचार विमर्श करेंगे, हम लोग आगे कदम उठाएंगे, शांति नहीं बनाएंगे। हम लोग शांत रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग, गरीब के हक की मांग की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे किसी कीमत के। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता था और करता हूँ। हम अभी पत्रकार वार्ता किए थे, तो जो ये ब्लॉक में भ्रष्टाचार हुआ है मनरेगा पंचायत में, मनरेगा योजना के तहत गरीबों को काम मिलना चाहिए, मशीन द्वारा कार्य कराया जा रहा है। और मजदूरी जो उसकी है, सारे बड़े जो 50 बीघे काश्तकार हैं सुबह उनके नाम से जो है मास्टर रोल दिया जा रहा है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने, क्योंकि 80 पंचायत थी, तो हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा बनाया, जिसके संयोजक माननीय जो है राजकुमार उमरिया पूर्व विधायक जी हुए और हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोखूलाल जी हुए, और हम साथ में तीनों मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हम लोग जो है इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ है, ये बताइए आप कि मनरेगा में मशीनों द्वारा कराना चाहिए? आप ये बताइए पहले, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मजदूरों का काम मशीन कर रही हैं, उनका जो मास्टर रोल इशू हो रहा है उसे जो है बड़े आदमियों के खाते में डाला जा रहा है। जो व्यक्ति अपने खेत का मेड़ न देखा हो, ऐसे व्यक्ति के जो है खाते में रुपया जा रहा है, क्या उचित है? ये उचित नहीं। वन विभाग के अनुसंधान एवं विस्तार विभाग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशाला में दूर दराज एवं संभाग भर से बाहर के लोग पहुंचकर अपनी बातें रखते हैं, साथ ही विषय विशेषज्ञों द्वारा अपनी बातें रखी जाती है। उक्त कार्यक्रम में पहुंचे वरिष्ठ वैज्ञानिक आरपी जोशी ने अपनी बात रखी, साथ ही औषधीय पौधे विलुप्त न होने पाए, उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए, इस संबंध में चर्चा भी की। इस आयोजन के 2-3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि जो हमारे परंपरागत जो है ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, वैद्य हैं, जो अपने सदियों से पूर्वजों से अर्जित ज्ञान का उपयोग करते आ रहे हैं इलाज के लिए, वो समय के साथ जो है कम होता जा रहा है, कई जगह लुप्त होता जा रहा है। तो उन चीज़ों को एक सहेजने की बात आती है कि हम उस ज्ञान को जो है बचा पाएँ, उसको समझ पाएँ कि कहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरा, जो वन औषधि उपयोग होती है उनके इलाज में, उस औषधि को वो कहाँ से पाते हैं, वो औषधि के आज के क्षेत्र में जंगलों पे क्या स्थितियां हैं, कम हो गई या लुप्त हो गई या बच गई, वो हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उसके जानने के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि वन औषधियों की अब जंगल में क्या पोजीशन बची है या हम कहाँ पर उसमें काम कर सकते हैं। और तीसरा, इस तरह का जो सम्मेलन है उसमें जो हमारा परंपरागत ज्ञान है और जो वैज्ञानिक ज्ञान है उनका आपस में मिलन होता है। तो चीज़ें जो हैं दोनों तरफ से आती हैं कि वो उनको समझते हैं, उनको समझते हैं, और कुल मिला के एक ऐसा माहौल बनता है जो आगे हमको एक दिशा दे सकता है। व्यंजन से पूरी तरफ से देखिएगा, अभी इस पर एक व्याख्यान हमारे साथ जो एक कोदो मिलेट की भारत सरकार की परियोजना है, 3 वर्ष के लिए स्वीकृत है, उसकी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर श्रीमती मधुलता कुमारी मैडम ने अभी अपने व्याख्यान में बताया कि ये जो फास्ट फूड है, इसके स्थान पर हम अपने विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। हमारे ज्वार, बाजरा, इनको सुपर फूड कहा जाता है। कोदो, कुटकी, रागी, सावा, काकून, चीना और बसारा, इनके भी फास्ट फूड बहुत अच्छे बनते हैं। वो रेडी टू कुक में भी आते हैं और रेडी टू ईट में भी आते हैं, माने सीधा ऐसे उनके पदार्थ बनाए जा सकते हैं जिन्हें हम सीधा खा सकते हैं, या बहुत कम समय में जरा सा उबाल कर या गर्म करके भी उन्हें खाने की अवस्था में ला सकते हैं। हानिकारक कौन सा कितना कंपेयर देखा जाए तो पुरानी जो देखिएगा, अब हम बाजारी उत्पादों के विषय में इतना ही आपसे संकेत कर सकते हैं कि कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनका अगर हमारे युवा भी नहीं, बच्चे जो आरंभिक से खा रहे हैं, उन पर, उनके सेहत पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे तेल में पके हुए और अच्छे अनाजों से तैयार किए गए इंस्टेंट फूड या ये जो रेडी टू ईट या रेडी टू कुक फूड है, इन्हीं का सेवन करें। क्या नाम है? मैं डॉक्टर आरपी जोशी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, रीवा, प्रभारी मिलेट परियोजना। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।